अस्सलाम वालेकुम। टेक लाइट में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद याकूब। हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हम डेव सी प्लस प्लस में सी का पहला प्रोग्राम हम किस तरह बनाते हैं, और हमने वेरिएबल का इस्तेमाल देखा था कि हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर के हम फिर टाइप्स देखेंगे। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ ऑपरेटर। दोस्तों, ऑपरेटर ख़ास सैम्पल्स होते हैं जो कि स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में है, प्लस है, माइनस है, इक्वल टू है, लेस देन ग्रेटर देन है। इसी तरह हमारे पास डिवाइड है, मॉडलेस साइन है, जिसे हम परसेंटेज साइन भी कहते हैं, इसे हम मॉडलेस साइन भी कहते हैं। इसे हम प्रोग्राम के अंदर, सी प्रोग्राम के अंदर हम इसे मॉड कहते हैं। तो इसे मॉडलेस साइन कहते हैं। हमारे पास एंड है, और है, नॉट है, ये हमारे ऑपरेटर कहलाती हैं, और ये प्रोग्राम के अंदर इनके ख़ास मकसद हैं, और ये अपने अपने जो इनके स्पेशल टास्क हैं वही परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एग्जांपल में स्टेटमेंट है, जैसे कि हमारे पास 2+2 है, ये हमारे पास ऑपरेटर के एग्जांपल है। a+b है, a लेस देन b है। इसी तरह हमारे पास a डिवाइड b है, a इक्वल टू 5 है। ये हम स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते हैं हम। और ये ऑपरेटर, कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्हें दो वैल्यू की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे ऑपरेटर भी हैं जिन्हें सिंगल वैल्यू की ज़रूरत होती है। वो सिंगल वैल्यू के साथ ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये सिंबल ऑपरेटर कहलाते हैं, और इनके साथ जो वैल्यू हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड्स है, और ये जो सेंटर में सिंबल है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास प्लस है, लेस देन है, ये हमारे सिंबल हैं, ये हमारे ऑपरेटर हैं, और ए है, बी है, ये हमारे ऑपरेंड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स को उनके काम के लिहाज से हम मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, चौथे नंबर पर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये है दोस्तों इनकी टाइप्स जो कि हम सी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। हम इनको वन बाई वन करके हम इनकी डिटेल देखेंगे। एग्जांपल के साथ हम इनको डिफ़ाइन करेंगे कि ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और इनके क्या क्या मकासद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एंड मॉडलेस साइन है। एग्जांपल में हमारे पास है 1+1 है, 1 - 1 है, ए डिवाइड भी है, ए मल्टीप्लाई भी है, और इसी तरह हमारे पास ए मॉडलेस भी है। ये हम आम रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सी के अंदर भी वही है। लेकिन इसमें एक मॉडलेस साइन है। तो दोस्तों, मॉडलेस साइन ऐसा ऑपरेटर है, किसी दो वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर वैल्यू बच जाती है उसे हम मॉडलेस वैल्यू कहते हैं। मॉड साइन इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बच जाए उसे हम हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर दोस्तों, हम ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जो कि किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करने के काम आता है। हमारे पास जो सिंबल है वो इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन हम सी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वैल्यू जब हम किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तब हम इक्वल टू साइन इस्तेमाल करते हैं। इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, और हमने a इज़ इक्वल टू 3 कर दिया है।
तो हम क्या कर रहे हैं, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से 3 को ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह हम एक लाइन के अंदर भी असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो हमने इंट ए लिया है और उसी लाइन के अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करके 3 को ए के अंदर स्टोर कर दिया है। तो हम वेरिएबल अलग से डिक्लेयर करके उसे हम बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, या हम उसे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उसे वहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह हम अगर बहुत से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उन्हें हम एक साथ वैल्यू भी दे सकते हैं, जिसे हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल ए, बी और सी डिक्लेयर किए हैं, तो उन्हें मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से एक साथ 3 वैल्यू सब में स्टोर कर दिया है। डेट्स मीन हमारी जो 3 की वैल्यू है वो सी में भी स्टोर होगी, बी में स्टोर होगी और ए के अंदर भी स्टोर होगी। मीन हमारी एक लाइन के अंदर तीनों वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे पहले हमने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट देखी है, लेकिन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करने के काम आते हैं और साथ में किसी स्टेटमेंट को भी शॉर्ट कर देते हैं। हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल टू है, डिवाइड इक्वल टू है और मॉडलेस इक्वल टू है। हमारे पास ये 5 किस्म के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिन्हें हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं ये किस तरह काम करते हैं। हमारे पास इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल है, उसे हमने 2 के साथ इनिशियलाइज कर दिया है, और बी है उसे हमने 2 के साथ इनिशियलाइज कर दिया है। तो हम इनकी नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्मल में हम किस तरह इन स्टेटमेंट को लिखते हैं और कंपाउंड में किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंट ए है, यानी कि इंटीजर टाइप का जो ए वेरिएबल है, हमने ए प्लस बी किया है और इक्वल टू करके उसकी वैल्यू ए के अंदर स्टोर कर दी है। अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो हम लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी। मीन हमने जो ए है वो स्किप कर दिया है और असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया है। दोनों का काम एक ही है, दोनों ए और बी को प्लस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को दोबारा ए में स्टोर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, ए और बी की वैल्यू प्लस होकर दोबारा ए के अंदर स्टोर हो रही है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी है, और अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो हम ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी कर देते हैं। ये ऑपरेटर ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, पहले प्लस माइनस या मल्टीप्लाई लगाते हैं, उसके बाद हम इक्वल टू साइन डाल देते हैं। तो ये है हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। दोस्तों, रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और हमें बताते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो सिंबल है वो हमारे पास लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू साइन है। इक्वल टू के लिए यहाँ पे हम डबल इक्वल टू साइन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सिंगल इक्वल टू हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो इक्वल टू साइन है वो हमारे पास डबल इक्वल टू साइन है, और एक्सक्लेमेशन मार्क ऑन इक्वल टू जो साइन है ये हमें बताता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू है और उसके बाद लेस देन इक्वल टू है। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने चेक करना हो कि क्या वैल्यू इससे बड़ी है और बराबर है, या ये वैल्यू इससे छोटी है और बराबर भी है। तो ये हम मज़ीद हम आगे देखेंगे प्रोग्राम के अंदर कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल हमारे पास है ए लेस देन बी और हमारे पास ए इक्वल टू बी। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है। तो इनका यूज़ हमने देखा इस एग्जांपल के ज़रिए कि हम रिलेशनल ऑपरेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास ए ग्रेटर देन 1 है और ए नॉट इक्वल टू बी है कि क्या ए बी के बराबर नहीं है, 6 1 से बड़ा है।
ऑफ कोर्स वो तो बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस्तेमाल किया है कि हम रिलेशनल ऑपरेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बहुत ही अहम है। लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर के साथ मिलकर अपना काम करते हैं, यानी कि अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, और ये हमें ट्रू और फॉल्स की सूरत में रिजल्ट देते हैं। हमारे पास एंड और नॉट, ये तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। एंड है, और है, नॉट है। लेकिन इनके लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास डबल एम्परसेंट है, उसके बाद हमारे पास दो लाइंस हैं, उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है। एंड के लिए हम एम्परसेंट इस्तेमाल करते हैं, और के लिए हम ये लाइंस इस्तेमाल करते हैं, और नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं, और के लिए हम साइन इस्तेमाल करते हैं। ये हमें मिलता है शिफ्ट प्लस बैक स्लैश बटन पे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं हमारे पास एक वेरिएबल टेम्प नाम का एक वेरिएबल है, हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए हमने पढ़ा है कि हम जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के रिलेशनल स्टेटमेंट हैं, एक है ए इक्वल टू बी और दूसरी है ए लेस देन बी। तो इनके दरमियान हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए और बी की वैल्यू को, क्या ये हमें रिज़ल्ट ट्रू फॉर्म करते हैं या फॉल्स फॉर्म करते हैं। और फिर हम चेक करते हैं ए लेस देन बी की वैल्यू को, क्या ये हमें स्टेटमेंट ट्रू फराहम करती है या फिर फॉल्स फराहम करती है। इसी तरह हमारे पास और की स्टेटमेंट है, हम किस तरह और लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। हमने दो रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किए, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, और उनके दरमियान हमने और ऑपरेटर लगा दिया है और उसकी वैल्यू को हम टेम्प के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नॉट है, नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ए इक्वल टू बी एक रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, और उसके साथ हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया है, और उसके रिजल्ट को हम टेम्प के अंदर स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इन लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट की वर्किंग किस तरह है। तो दोस्तों हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। तो इस टेबल में देखें, हमारे पास पहले कॉलम में कंडीशन 1 है, उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर लगा दी है, उसके बाद हमारी कंडीशन 2 है, और आगे रिजल्ट है कि हमें एंड क्या रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि हमारे पास कंडीशन 1 जो है वो हमारा, सपोज कि हमारे पास कंडीशन 1 में रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और कंडीशन 2 में दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमें पहली कंडीशन हमें फॉल्स फराहम करती है तो दूसरी कंडीशन भी हमें फॉल्स फराहम करती है। तो एंड जो है, एंड की वजह से हमारा रिजल्ट फॉल्स में आएगा। मीन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स होगा। उसके बाद अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 ट्रू है, तब भी हमारा रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। इसी तरह हमारी जो कंडीशन है ट्रू और दूसरी कंडीशन है फॉल्स, तब भी हमारा रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए लाजमी शर्त है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो, एंड ऑपरेटर रिजल्ट ट्रू नहीं देता। तो लास्ट में हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो हमारे पास रिजल्ट भी ट्रू ही आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। तो यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए भी वही हमने टेबल लिया है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू है, यहाँ हम देखते हैं हमारे पास पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी भी फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स ही है। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है, जैसा कि पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू है। यहाँ तीसरे कॉलम में हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है, तब भी हमारा रिजल्ट ट्रू है, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब भी हमारा रिजल्ट ट्रू है। मीन कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा,
लेकिन एंड में हमने देखा जब तक हमारी दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तब तक हमारा रिजल्ट ट्रू नहीं आता था। उसके बाद हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो कि ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देता है और फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ली है फॉल्स है जो कि, और इसका रिजल्ट नॉट की वजह से ट्रू आ रहा है, और अगर रिजल्ट कंडीशन में ट्रू है तो हमारा जो नॉट का रिजल्ट है वो हमारा फॉल्स ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की कुछ एग्जांपल है। हम देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर को किस प्रोग्राम के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और हमें क्या रिजल्ट मुहैया होता है, हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो एग्जांपल में हमारे पास हमने इंट नाम का एक टेम्प वेरिएबल लिया है, उसके बाद हमने ए, बी और सी नाम के 3 और वेरिएबल ले लिए। ए वेरिएबल के अंदर हमने 2 स्टोर कर दिया है और बी वेरिएबल के अंदर हमने 4 स्टोर कर दिया है और सी के अंदर हमने 1 स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने टेम्प वेरिएबल लिखा, आगे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के एक स्टेटमेंट लिखी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने एक एंड ऑपरेटर लिया है और उसके साथ हमने रिलेशनल स्टेटमेंट ली है। पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमारी ए ग्रेटर देन बी है और दूसरी हमारी स्टेटमेंट ए इक्वल टू बी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारी पहली कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो हमारे पास ए है, ए में हमने देखा ए के अंदर हमने 2 स्टोर किया है और बी है, बी के अंदर हमने 4 को स्टोर किया है। तो इस कंडीशन में देखें ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, मीन कि 2 4 से बड़ा है। तो 2 4 से बड़ा नहीं होता, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अगर हम देखें क्या हमारे पास ए सी के बराबर है, ए में हमने 2 स्टोर किया है और सी के अंदर हमने 1 स्टोर किया है। तो हम देखते हैं ए जो है सी के बराबर भी नहीं है, दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हैं। तो साफ ज़ाहिर है हमारा जो एंड का रिजल्ट है वो भी फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है टेम्प वेरिएबल और इक्वल टू के ज़रिए हमने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, और ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑपरेटर के लिए हमने ए लेस देन बी और ए इक्वल टू सी कर दिया है। हम देखते हैं ए बी से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है, क्योंकि ए के अंदर हमने 2 स्टोर किया है और बी के अंदर हमने 4 को स्टोर किया है। ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। दूसरी देखते हैं हमारे पास ए इक्वल टू सी, क्या ए सी के बराबर है, नहीं ए सी के बराबर नहीं है, दूसरी हमारी फॉल्स है। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर और के अंदर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। तो ट्रू जो है वो वेरिएबल टेम्प के अंदर स्टोर होगा और हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर के लिए हमने ए लेस देन बी इस्तेमाल किया है। हम देखते हैं ए के अंदर 2 है और बी के अंदर 4 है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने पढ़ा है कि नॉट ऑपरेटर ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देता है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, फॉल्स। तो ये है एग्जांपल जो कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल की है। हमने देखा कि इन एग्जांपल के जरिए हम इन लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी वर्किंग हमने देखी। मज़ीद फिर हम इनको प्रोग्राम के अंदर भी हम देखेंगे और बाकायदा हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि ये हमें क्या वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं। किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर देते हैं या एक की कमी कर देते हैं। इनके लिए जो सिंबल है वो हमारे पास हैं डबल प्लस है और डबल माइनस है। जो डबल प्लस है ये हमारा सिंबल इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है और जो डबल माइनस है वो हमारा ऑपरेटर डिक्रीमेंट कहलाता है। एग्जांपल हमारे पास है इंट ए इक्वल टू 1। तो
हम देखते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ की स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड फॉर्म की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी वेरिएबल से पहले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि a प्लस प्लस है और इसी तरह प्लस प्लस a है, दोनों तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि बाद में इस्तेमाल हो रहे हैं वेरिएबल के, उन्हें हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कहते हैं, और उसके बाद जो पहले इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो चूँकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इन्हें हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट भी कहते हैं और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट भी कहते हैं। तो इनकी वर्किंग देखते हैं। तो हमारे पास a के अंदर 1 है, तो हमने पढ़ा है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 का इजाफा कर देते हैं। तो हमारे पास a प्लस प्लस है, मीन के a के अंदर पहले 1 है और प्लस प्लस की वजह से a के अंदर 2 हो गया है। इसी तरह प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों के अंदर 1 का इजाफा हो गया है, मतलब कि हमारे पास a की वैल्यू जो है बढ़ गई है। अगर हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम इस तरह लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 1। और इसी तरह अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम a प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं एक ही ऑपरेशन, एक ही काम परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम इनको मज़ीद शॉर्ट करना चाहें तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी उसी तरह है जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा है। अगर हम जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सैम्पल है वो बाद में इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट कहते हैं। इसी तरह अगर हम पहले सैम्पल इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कहते हैं। तो हमने देखा कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स सिंगल वेरिएबल के साथ ठीक ठीक काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इन वेरिएबल को, इन प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को जब हम किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करते हैं तब इनका जो रिज़ल्ट है वो हमें डिफरेंट मिलता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, इंट a b c और d, और उन्हें हमने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए एक सब में इनिशियलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म भी है और पोस्ट फिक्स फॉर्म भी है, और उन्हें साथ में हम इंक्रीमेंट करके और डिक्रीमेंट करके दोबारा उन्हीं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इनकी क्या वैल्यू इन वेरिएबल में स्टोर होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेसन नंबर 6 में। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के जो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म है उनको हम डेव C++ के अंदर प्रोग्राम के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और उसके साथ हम यूनियन ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर को भी देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनियन ऑपरेटर हैं और कौन कौन से हमारे बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।